नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबों के समक्ष जिससे मिलवाने के लिए आई हूँ, जिसे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास जो हमारी शख्सियत हैं, जिनसे आज हम मिलेंगे, वो हैं लता विनोद नौवाल जी। लता विनोद नौवाल जी, आपके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। लता विनोद नौवाल जी कवित्री हैं, समाज सेवी हैं और इतना कुछ करती हैं, समाज सेवा के लिए भी इतना कुछ करती हैं, इतना कि उनकी अगर मैं लिस्ट शुरू हो जाऊं पढ़ने के लिए तो मुझे लगता है आधी घंटा मुझे वही बताना पड़ेगा। तो थोड़ा सा परिचय मैं इनका जरूर आपसे करवाना चाहूंगी कि आप कवित्री होने के साथ साथ एक समाज सेविका हैं। दिल्ली के कॉलेज से हिंदी ऑनर्स की पढ़ाई की है, संस्कृत में 1 साल का कोर्स किया। 1980 में, यानी 16 साल की उम्र में, सिर्फ 16 साल की, जिसको कमसिन सी उम्र कहते हैं, उस उम्र में एक पहली हास्य व्यंग की कविता क्रिकेट नामक जो पुस्तक कविताओं की प्रकाशित हुई थी, जिसकी बहुत सराहना हुई। और उसके तुरंत बाद ही किताब एक और निकली, श्रेष्ठ कवियों के साथ मंच पर कविताएं पढ़ना। श्री विश्वनाथ सचदेवा जी, नौटियाल जी, श्री राम मनोहर त्रिपाठी जी, नंदलाल पाठक जी, सुरेश शर्मा जी आदि इतने बड़े बड़े कवियों के साथ इन्होंने मंच साझा किया है। और कमाल की बात यह है कि इनकी जो पुस्तक है वो, उसका बोल उठा मन, उसका कन्नड़ में भी अनुवाद हुआ है। और ये सिर्फ हिंदी की बात नहीं करती हैं, ये जब भारत की बात करती हैं तो भारत की सारी भाषाओं को साथ में लेके चलती हैं, भारत के हर व्यक्ति को साथ में लेके चलती हैं, हर वर्ग को साथ में लेके चलती हैं। और जब हम वर्ग की और व्यक्ति की बात करते हैं ना, तो एक और ये कैदियों के लिए काम करती हैं, तो एक और ये सैनिकों के लिए काम करती हैं। तो यहीं से आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनका क्षेत्र जो है कहाँ से कहाँ तक पहुंचता है और ये विशाल होकर के किस तरह आगे बढ़ती है, वो सोचने और समझने वाली बात है। और साथ ही साथ ये विजयनगर स्टील सिटी इनर व्हील क्लब के अध्यक्ष पद पर जब थी, तो इन्होंने 5 स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए शौचालय बनवाया, लाइब्रेरी तैयार करवाई, सिलाई की मशीनें दी और उसके साथ इतना कुछ किया कि इन्हें वहां से सुप्रीम स्वर्ण पदक अवार्ड दिया गया। और आसपास के वृद्ध आश्रम के लोगों को ये अपने पास बुलाती थी और कॉलोनियों में बैठ करके ये उनकी जरूरतों को समझना, उसे पूरा करना। मतलब मैं अगर इनके बारे में आपको बताने लगूं तो मुझे लगता है बहुत लंबी एक, अब मुझे लगता है कि मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ पूरा इनका परिचय जरूर लिखना पड़ेगा। एक इनके साथ हमें अलग से एक मीटिंग करनी होगी जिसमें कि हम इनका इंटरव्यू लें और उसको हम पब्लिश करवाएं, तो वो हम जरूर करेंगे। सैनिकों के लिए इन्होंने बहुत सुंदर एक उपाय किया कि इन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई जहां पर कि सैनिकों की जो विधवाएं हैं, उनका जो परिवार है, उस परिवार के लिए ये किस तरह से उनकी समस्याओं का, या जो कानूनी समस्याएं भी होती है जिनको कि हम आम औरतें नहीं समझ पाती हैं, उसका भी इन्होंने प्रयत्न किया। और मजेदार बात यह है कि इतना सुंदर ये लिखती हैं, हास्य भी लिखती हैं, व्यंग भी लिखती है और सामाजिक समस्याओं पर भी लिखती हैं। और इनके गीतों की सीडी जो है टी सीरीज पर, ये इनकी बहुत सारी गीतों की सीडी रिलीज हुई है, जिसे आप सुनेंगे और देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं जब सुनती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये लता जी नहीं है, जब ये पीछे पीछे चलती होती हैं पेड़ों के पीछे और कुछ गाती होती है और कुछ बजता होता है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम फिल्म देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो लता जी, अगर मैं आपके बारे में बताती रहूंगी ना तो आपसे बातचीत ही नहीं कर पाऊंगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी नमस्ते जी, सबसे मिलकर रही हूँ दिल से दिल तक में, तो बातें दिल की है और दिल से होगी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत। और मुझे पहले आप ये बताइए, जैसे मैंने पढ़ा, आपने पढ़ाई, तो आपने पढ़ाई एक्चुअली की कहाँ से? बचपन में आपने, आपका मतलब कहाँ से आपका जन्म हुआ, कहाँ, और फिर कैसे आपने पढ़ाई की और किस तरह आपकी उम्र 16 साल तक पहुंची? जी। ऐसे मेरा जन्म तो हुआ हरियाणा में, जी। भिवानी के पास एक छोटा सा गांव है लोहानी। ओके। फिर जी। उसके बाद हम लोग दिल्ली आ गए। ऐसे हम्म। तो दिल्ली ही रहते थे हमारे दादाजी वगैरह, पर कभी कभी हम लोग गांव में जाते रहते थे, हमारे चाचा जी रहते थे वहां पर। जी। फिर उसके बाद पढ़ाई दिल्ली में हुई।
और इंद्रप्रस्थ कॉलेज से मैंने हिंदी ऑनर्स किया, फिर संस्कृत की पढ़ाई की। ओके। और उसी दौरान बस ऐसे ही एक बार हमारी फेयरवेल पार्टी थी 10वीं की, तो टीचर्स वगैरह ऐसे कंपटीशन होता रहता है कविताओं का, तो जी। उसमें मैंने भाग लिया। तो हाँ। वहां उनको बहुत पसंद आई कविता मेरी टीचर को। तो हम्म। उन्होंने मुझे कहा कि अरे तुम लिख सकती हो, तुम कोशिश करो, और कुछ भी हो तो मेरे पास लेकर आना, मैं तुम्हारे उसमें सुधार करूंगी। तो बहुत तभी से सुंदर। मुझे लिखने का वो रहा। वैसे हमारे घर में भी थोड़ा पढ़ाई का माहौल ऐसे था कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे सभी। ओह, क्या हाँ, बात। तो जी, तो उसी तरीके से वो लोग अच्छी अच्छी किताबें लेकर आते थे, सबको वही किताबें पढ़ने को देते थे। एक बचपन का किस्सा सुना रही हूँ कि जब मैं छोटी थी तो वो कहते थे कि पूजा किया करो, हाँ तो मैं हाँ। रोज पूजा करती और हनुमान चालीसा पढ़ती। तो जब मैं अच्छा। छोटी थी तो मुझे समझ में नहीं आता, जो 7 बार पाठ करे कोई, मुझे हाँ। लगता था कि 7 बार का मतलब है कि एक दिन में 7 बार पढ़ना है। अच्छा। तो ओके। उस टाइम में उसे 7 बार पढ़ती थी तो इतना रट गया मुझे। हम्म। बाद में लगा कि 7 बार है इसका मतलब। चाचा जी बोलते अरे इसका मतलब 7 बार है, एक दिन में 7 बार नहीं है। नहीं, और उसका मतलब शत बार का मतलब है 100 बार। जी। संस्कृत में शत 100 को भी कहते हैं। हाँ, तो सब बहुत नहीं, बचपन की जो बातें होती है ना बड़ी मजेदार होती है, क्योंकि हमें उन चीजों के अर्थ जिस तरह से पता होते हैं हम उस तरह उसको फॉलो करते हैं, और वो मासूमियत ही अलग होती है। लेकिन आपको ये चलिए हनुमान चालीसा तो आप कर लिए 7 बार, और मेरे ख्याल से 2-3 दिनों में याद हो गई होगी 7-7 बार पढ़ने के बाद जी तो। हाँ। लेकिन कविता लिखने की प्रेरणा आपको किससे मिली? कैसे आपने लिखना, मतलब कोई एक प्रेरक होता है ना, या आपके परिवार में हो या कहीं से भी? जी हाँ, ऐसे तो हमारे घर में हमारे चाचा जी संस्कृत के अध्यापक थे, हम्म। और वो थोड़ा बहुत लिखते थे, तो वो हमेशा ऐसे प्रोत्साहन करते रहते थे कि हमेशा बच्चों को अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, वो लाकर देते थे हमें। और वो हम्म। जब बाहर जाते थे तो बोल के जाते थे कि इतना चैप्टर, इतने पाठ तुम याद करके रखना, अगली हम्म। बार जब आओगे तो तुम्हें आधा किलो मिठाई तुम्हारे लिए मिलेगी। ओ। हम लोगों को लालच देते थे ऐसे। तो हम्म। सब बच्चे तो छोटे होते हैं, और उस टाइम तो मिठाई का इतना क्रेज होता था, आपको क्रेज पता होता है। है। हाँ। तो सब कितनी ज्यादा मिठाई लेंगे, उसके चक्कर में हम लोग वो करते थे। फिर पढ़ते पढ़ते ही ऐसे कुछ कुछ कागज पे उकेरने लगे, लिखने लगे। तो हम्म। फिर लगा रही कविता बन सकती है। और फिर हम्म। बाद में हमारी अध्यापिका वगैरह उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहन दिया, तो हम्म। इसकी वजह से फिर लिखना शुरू किया। तो मतलब आपकी कविता जो है, जनरली कहते हैं कि कविता जो है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो आपकी कविता किसी वियोग के कारण नहीं, किसी दर्द के कारण नहीं, बस आप पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते कुछ उकेरने लग गए। तो कहीं ना जी कहीं हाँ। संवेदना तो जरूर मन में होगी, किसी चीज को देख करके मन में कहीं ना कहीं दर्द हुआ होगा, और ये जो है ना फिर पंक्तियां उभर के आती है, कुछ ना कुछ हम लिखते हैं। जी हाँ, क्या था कि शुरू से जैसे हम लोग वो अच्छी अच्छी किताबें लाके देते थे, तो भगत सिंह की किताबें, हम्म। झांसी की रानी, तो शुरू से ही मुझे ना योद्धाओं के प्रति एक अलग से उनके साथ अगाध श्रद्धा रही है। ऐसे मैं हाँ हमेशा जब सोचती थी भगत सिंह जी के बारे में, कल ही उनका जन्मदिन था, तो हाँ मुझे हाँ। ऐसे लगता था कि देखिए मतलब ये इंसान के भेष में अगर हम सोचे तो ऐसा लगता है कि वो एक फरिश्ते थे। देखिए बिल्कुल ना, बिल्कुल। इतनी उम्र में उन्होंने इतना सब कुछ पढ़ भी लिया, सोच भी लिया, लिख भी दिया। और हम्म। हम लोगों को आज भी हमारे प्रेरणा स्रोत वही है, युवाओं की वही, अगर असली हीरो बिल्कुल। देखा जाए तो वही है। तो बहुत मैं सही तो बात सबको, आपने कही। हाँ, यही कहती हूँ सभी को, आने वाली पीढ़ी को भी, असली हीरो जो असली देश पर अपनी जान देते हैं वही असली हीरो है। आप उनके पास जाइए, उनको ऑटोग्राफ लीजिए, तो उनको कितनी खुशी होगी कि हमारे लिए भी, हमारे लिए कोई हमारे प्रति श्रद्धा रखता है और हमें श्रद्धा। इतना आदर भाव देता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर बात आपने बताई। वास्तव में आप किस दृष्टि से सोचते हैं ना, उसका फर्क होता है। आपने अपने समय में जैसे भगत सिंह और इस तरह के जो साहसी जो थे और जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दी थी, आप उनको सुनती और उनको पढ़ती या समझती आई थी अपने पारिवारिक वातावरण में, तो कहीं ना कहीं वो आपकी संवेदनाओं में जैसे होता है ना कि घर कर गए। और इसीलिए मैं देख रही हूँ कि सैनिकों के लिए जो आपने जो किया है और आप कर रही हैं, लगातार जो कर रही हैं, शायद वो बचपन का वो बीज था जो जी अब हाँ। वृक्ष बन रहा है। तो बचपन हाँ, के मेरा बहुत संस्कार ना, मन था ऐसे कुछ करने का। जी हाँ, हाँ, बहुत तो मन था ऐसे बचपन के कुछ ये करने का। संस्कार ना बहुत मायने रखते हैं जी। जी, तो बहुत मन था ऐसा कुछ करने का, फिर यहाँ पे एक हाँ। मौका मिला, तो फिर मौका। एक कर्नाटका बेल्ट को हमने चुना। तो उसमें हम्म। 400 के करीब घर थे ऐसे जो हम लोगों ने चुने, तो उसी के हिसाब से हम काम कर रहे थे।
तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं, आपसे ना उन कामों के बारे में हम जाने तो हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि ये जो सारे काम है ना, आम हम लोग कोई सोचता नहीं है। शहीद दिवस आता है या जन्मदिन, जैसे आपने कहा कल भगत सिंह का आया, हमने बस नाम ले लिया, बस बात खत्म हो गई। जी जी वास्तव में असली जन्मदिन मनाना हो, असली शहीद दिवस मनाना हो, तो मुझे लगता है कि वो जिस तरह से आप मनाती हैं हर रोज, जैसे उनके लिए जब हम काम करते हैं, तो वास्तव में वो असली सेलिब्रेशन जिसको कह सकते हैं वो होता है। और आप बहुत बहुत सुंदर काम कर रही हैं। लेकिन आप जब 16 साल में जब लिखना शुरू किया, तो जैसे क्रिकेटर आपकी बुक आई, उसके बाद बोल उठा मन आपकी बुक आई, तो उस आपके पास है वो बुक? क्रिकेट कविताएं, जी हाँ, ये मेरी ओ क्रिकेट माय कविताएं, गॉड! ये मैंने सिर्फ क्रिकेट पे ही लिखी थी। वाओ! वही जी मैं हाँ, देख रही हूँ ना, क्रिकेट इसकी मतलब मैं उस इसकी आपको बाद में एक कविता कविता जरूर जरूर सुनूंगी। सुनाऊंगी। हाँ, वो 16 साल वाली कविता बड़ी बड़ी मायने रखती है। और उसके बाद आपने बड़ा बड़ा सुंदर नाम चुना, बोल उठा मन। उसके बाद और कौन कौन सी किताबें आपकी आई? आप किस किस विधा में लिखती हैं? जी, मैं सभी विधाओं में लिखती हूँ, क्योंकि अच्छा। मुझे जैसे आसपास जो घटित होता है वो बहुत प्रेरणा देता, मतलब उसी के बारे में लिखा मेरे से जाता है। तो अब हम्म। जैसे मान लो कि कुछ भी हुआ, तो अभी भी मैं मजदूरों के बारे में, उनकी व्यथा, कैसे वो लोग वहां चल कर गए, कैसे पहुंचे, आज भी मुझे लगता है उनके घरों में, कितनों के घरों में आज खाना नहीं होगा, कैसे वो लोग खा रहे होंगे, कहाँ पहुंच गए होंगे। तो ये सब आसपास की तो सभी घटनाएं, जैसे अभी राजनीति में भी कुछ घटना होती है तो उसी पर भी लिखती हूँ। और हम्म। आसपास समाज में जो हो रहा है, जो लड़कियों पे जो भी घटित होता है, तो सब पे ही मन, मतलब जैसे एक कवि का मन चारों तरफ घूमता है, वही वही देखता है, कवि। तो हाँ, कलम संविद से ही उठाने का मन करता है कि कलम से तो एक आवाज बन सके, और जो हो सकता है वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करने की भी कोशिश करते हैं। नहीं, बहुत सुंदर बात है कि हम कलम से, अगर हम कवि हैं, अगर हम लेखक हैं, तो निश्चित ही संवेदनाएं हैं। और संवेदनाओं का अर्थ ही होता है कि जब आसपास आपके जो कुछ भी घटित हो रहा हो, वो कहीं ना कहीं आपके मन पर प्रभाव डालता है, घटित होने लगता है, और फिर उनको हम शब्दों में उतारते हैं। तो वो जो आप शब्दों में उतारती हैं, उसके साथ साथ आप उसको अपने कार्य में भी उतारती हैं। जब आपके मन में संवेदना देती है, तो ये एक साथ जो है ना, दो काम हो जाते हैं, एक कवि के भी, एक लेखिका भी हैं आप, और एक समाज सुधारक साथ साथ बन जाती। तो मुझे लगता है ना कि लेखक अगर समाज सुधारक हो ना, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनमें संवेदना होती है, दर्द को समझने की, पीड़ा को पहचानने की। तो हर लेखक अगर थोड़ा सा समाज के बारे में, तो वो सोचता ही है, करना भी शुरू करे। आपसे ये प्रेरणा जरूर सभी को मिलेगी कि हम साथ साथ कुछ करें भी उनके लिए, जिसके बारे में हम लिखते हैं और सोचते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आपने जैसे आपके काव्य संग्रह कितने प्रकाशित हुए? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, इन दोनों के अलावा। मेरे अभी ऐसे मतलब 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हो गए, और 2 अभी प्रकाशित प्रकाशित होने गए हुए हैं, तो अभी होने अगले के। महीने तक तैयार हो जाएंगे। अरे वाह, बहुत सुंदर। और ये बताइए, इनर व्हील क्लब की आप प्रेसिडेंट रही हैं, जैसा कि आपने मुझे बताया था। तो हाँ जी उसके इनर व्हील के अंतर्गत आप करते क्या है, क्या काम था, और आपने क्या क्या किया? जी, उस टाइम उनका ना अलग अलग लक्ष्य होता था, तो हम लोगों ने उस टाइम जब किया, तो हम हम्म। लोगों का ये था कि हमें 5 स्कूल हमने लिए, तो 5 हम्म। स्कूलों में हमने दो 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 मतलब लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवा के दिए, उनकी लाइब्रेरी लाइब्रेरी में जो भी कमियां थी या बुक्स वगैरह रखी। इसके हम्म। अलावा हम लोग स्वास्थ्य का भी चेकअप करवाते थे सबका। हम्म। लेकिन हम लोग जो स्वास्थ्य का चेकअप कराते हैं, वो सबसे मैं कहना चाहूंगी, ऐसा नहीं कि एक दिन हमने बुलाया और उस हम्म। दिन उसका चेकअप हो गया और खत्म किया। हम लोगों ने जी। हम क्या करते हैं, जब लेडीज का चेकअप करवाते हैं, जो महिलाएं वहां रहती हैं, उन हम्म। सब की एक अलग से लिस्ट बनाते हैं कि किसको 1 महीने के मतलब इलाज की जरूरत है, किसको 15 दिन के इलाज की जरूरत है। तो उनका पूरा कोर्स करवा के, और जो उनकी बीमारी है उसको हम पूरा खत्म करने की कोशिश करते हैं। वाह, बार बहुत बार उसको बहुत सुंदर। बुलाते हैं और वो हमारे मतलब उसकी पूरा इलाज हम करवाते हैं, क्योंकि एक बार करके आप एक टेबलेट दे दोगे तो वो एक नाम के लिए ठीक है, आपने कर दिया। एकदम एकदम। तो मतलब आपका जो काम है वो नाम के लिए नहीं है, काम के लिए काम है। एक्चुअली ज्यादातर यही होता है, जितने भी हाँ क्लब या संस्थाएं खुलती हैं, तो एक बार वो जैसे रक्तदान हो गया, या एक बार किसी का टेस्ट करा लिया, जी और शायद वो अपनी ड्यूटी वहां पूरी समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ड्यूटी पूरी होती नहीं है। तो आपने इसको भी, इसीलिए मैंने कहा ना, जब संवेदनशील हृदय होगा ना, तो वो बातों की गहराई तक समझेगा। और आपके अंदर की जो संवेदनशील जो कवित्री है, वो चीजों की गहराई तक
जाती है, तभी वो महिलाओं का या किसी का भी आप इलाज करा रहे तो वो पूरे इलाज की बात आप करते हैं। बहुत ही सुंदर बात आपने बताई। और और हम मुझे लोग लगता है गांव जी, में भी जब जाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ऐसे गांव में जाएं जहां हाँ, कोई नहीं जाता। ऐसा नहीं कि आसपास के 1 घंटे के गांव में चले हाँ, गए जहां सभी लोग चले जाते हैं कि आराम से चले जाएंगे। हम एकदम, एकदम, 4-5 घंटे अंदर इंटीरियर में जाके देखते थे कि जहां बहुत कम लोग पहुंचते ज़रूरत, हैं वहां जाने की कोशिश हाँ, करें। फिर वहां हम जब सिलाई मशीन देते हैं तो पहले उनको एक सिलाई टीचर रखते हैं, फिर उनको हुँ, ट्रेनिंग दी जाती है और हुँ। ट्रेनिंग देने के बाद फिर उनको मशीन देते थे हम। बहुत बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि मशीन भी आप ऐसे नहीं देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। और इंटीरियर में जहां लोग नहीं जाते, ज्यादातर यही होता है, जो आसपास गांव होते हैं हम चले गए, हम एक बार मिलाए और बात खत्म हो गई। लेकिन आप बात खत्म करने के लिए नहीं, आप बात शुरू करने के लिए काम करती हैं। जी इस बात से मुझे ये समझ में आया कि पहले एक टीचर रखना, फिर उनको सिखाना और फिर मशीन देना, तो वो उपयोगी हो सकता है। सिर्फ जी जी दान करने के लिए तो हमेशा जैसे हम सुनते हैं ना कि पात्रता, आप पहले पात्रता को तैयार करते कि वो व्यक्ति उस मशीन के लायक बने और वो उसके काम आ सके। तो ये पूरी बातचीत से जो मुझे समझ में आया ना कि आप जो भी करते हैं ना, पूरा उसको पूरा रूप देते हैं। मतलब अगर आपने मिट्टी ली है तो वो खाली मिट्टी में आकार ढाल के नहीं छोड़ा है, उसके कलर करके, उसको रंग रोगन लगा के, मतलब पूरी तरह से उसको तैयार किया है। इस तरह से तैयार किया है कि वो लोगों के देखने लायक हो जाए। अगर एक उदाहरण की बात समझू, बहुत बहुत सुंदर कार्य आप कर रही हैं। और इसके कोशिश यही साथ करते हैं। और नहीं, एक बार अगर कोशिश, आगे बढ़ते हैं तो सब लोग जुड़ जाते हैं, ये बात जरूर है। हाँ बस वो तो, आपको आगे बढ़ने और सोचने की जरूरत है। फिर हाँ तो, आपकी हमारी सारी महिलाएं जो हैं वो सब तैयार रहती, मैडम बोलो क्या करना है क्या करना है। तो हाँ सब लोग बिल्कुल। जुड़ती और बड़े मन से काम करती है सब। हाँ नहीं, करना सब लोग चाहते हैं, ये बहुत सही बात हाँ आपने कही। करना सब चाहते हैं, लेकिन किसी को, एक तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे करें, हाँ, कि कुछ क्या लोगों करें को कोई कहाँ करें। क्या करें। तो एक जो गाइड चाहिए, एक नेता चाहिए ना, तो वो, और वो आपकी तरह की सोच वाला हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको पूरा करें, आधा अधूरा ना करें, खाली देने के लिए ना करें या खाली नाम के लिए ना करें। तो आपका ये जो पूरा काम है वो दिखाता है कि आप पूरा करने के लिए करते हैं। और फिर हाथ तो बढ़ ही जाते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ाने जी वाले हाँ। लोग हो जाते हैं जब कोई नेता होता है सामने में आपके जैसा। तो मुझे ये बताइए कि अच्छा, आपने बताया था कि आप जेल में कैदियों के पास भी जाती हैं, क्यों जाती हैं और कैसे क्या करते हैं वहां पर आप? जी हाँ, एक बार अभी 2 साल पहले जब मेरा जन्मदिन आया तो मैंने सोचा कि हमारे इधर ही बेल्लारी जेल में हम लोग गए कि हम्म, एक बार उनसे भी मिलना चाहिए, उनकी समस्या भी देखनी चाहिए, सोचना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एकदम। ऐसे क्या होता है कि बहुत लोगों से गलतियां हो जाती हैं, पर हम्म, एक सुधरने का मौका तो सबको देना चाहिए, ऐसा मिलना लगता चाहिए, है कि। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। एक ना, आपकी आवाज बंद हो गई, आपकी माइक बंद हो गया, 1 मिनट। तो जी। उसका वही हो जाता है, तो उसकी जरूरी है कि उसको, उनको हम लोग गए उनका सात हम्म, आठ दिन 1 महीने का योगा क्लासेस भी हमने लगाया उनका, वाह, बीच बीच में जाके बहुत, योगा सिखाना। तो हम्म, उसमें अलग अलग जेल था कि जेंट्स का अलग था, लेडीज का अलग था। तो हम्म, बहुत सी लेडीज तो ऐसे, मैडम अभी क्या करें, गलती से जो कुछ हो गया सो हो गया, पर अब कोशिश करेंगे कि सुधर जाएं, तो अब हम जल्दी से बाहर आ जाएं, हम अच्छा काम करेंगे, हम कैसे आ सकते हैं। तो वही सब चल रहा था उनका। तो बस उसी को एक थोड़ा सा हम लोग उनको बता के आए, उनको एक मोटिवेशन दिया कि जो जिंदगी बीत गई वो बीत गई, लेकिन जी, आगे से आप कोशिश करो कि एक अच्छे नागरिक बनकर आओ, तो आपकी गलती का भी सुधार होगा और समाज का भी सुधार होगा। क्योंकि समाज में जाके वो दोबारा से अगर वो अपराध नहीं करते तो वो भी हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बात होती है कि वो लोग सुधर कर और अच्छा काम कर रहे हैं और देश दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण भी बनते हैं। तो इसी के लिए मैं गई कि उनको एक सुधरने का मौका मिलना चाहिए। तो कभी कभी बीच में जाते रहते हैं और उन लोगों को कुछ लेक्चर देते रहते हैं, कुछ खाने पीने का सामान या कुछ समस्याएं पूछते रहते हैं, थोड़ी हम्म, बहुत दूर करने की भी कोशिश करते हैं कि कुछ हेल्थ चेकअप है, कुछ ऐसा है, तो इसी जी। तरीके से काम बहुत करते बहुत ही सुंदर कार्य है। मतलब मैंने कितनी बार सोचा कि कभी कैदियों के पास जाया जाए। और मतलब, क्योंकि जो कैदी है, जरूरी नहीं है हर कोई बहुत बड़ा, जैसे किसी ने गुनाह किया होता है ऐसा नहीं होता है। और आक्रोश में आदमी से कभी कुछ गलत होता हैं। है, बस वही। उसकी वो सजा भी भुगतते हैं और सजा मिलनी भी चाहिए, भुगतते भी है। लेकिन ये बहुत सही बात कही कि एक मौका भी मिलना चाहिए सुधरने का। और उसके लिए आप प्रयास करते हैं, अगर योगा कर रहे हैं और, जी।
और उसके लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो ये बहुत बहुत ही सुंदर बात है कि आपने, मतलब मैं वही देख रही हूँ कि आपका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक आम आदमी से लेकर हम सैनिकों तक जाते हैं। और आपने मुझे एक बार बताया था कि वीर नारियां करके आपने कोई एक संस्था बनाई है, जी तो हाँ। ये वीर नारियां क्यों, और ये शब्द क्यों दिया, और क्या किया उसके, उस संस्था के अंतर्गत आप क्या वीर करना? नारियां मैंने इसलिए इसका शब्द दिया कि हम्म। जिनके पति शहीद हो जाते हैं, अच्छा, तो बिल्कुल। हाँ, उनके लिए हम लोग कुछ काम कर सकें। जी। क्योंकि जिनके पति शहीद हो गए तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं और हम्म। बहुत सारी ऐसी लीगल समस्याएं भी होती हैं। और हम्म। दूसरा, उन लोगों को एक सम्मान मिले कि हम्म। उनके पति शहीद हुए हैं, और तो उन लोगों को एक तरह से सब लोग एक वीरांगना की तरह और उनको सम्मान दे, उनके पूरे परिवार को सम्मान दे। तो बिल्कुल इसके लिए हम बिल्कुल। लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारा ये प्रांगण है जेएसडब्ल्यू का, तो इसमें हम लोग उनको 2-3 दिन के लिए पूरे परिवार को बुलाते हैं। उनके सास ससुर भी आ जाते हैं, माँ बाप बच्चे सभी आते हैं, 2-3 दिन यहाँ रुकते हैं। फिर साथ में अच्छा। लीगल एडवाइजर भी आते हैं, जो कभी अच्छा। उनको जैसे कोई लीगल प्रॉब्लम होती है, उनको पैसा नहीं मिलता है, कुछ और प्रॉब्लम, कानूनी सलाह जो रहती है वो भी हम हम्म। देते हैं। और हम्म। उन लोगों को यहाँ घुमाते फिराते हैं और उनको ये कहते हैं कि तुम्हारे घर से बड़ा और तुमसे बड़ा कोई नहीं है इस संसार में, जो कि हम लोगों के लिए काम कर रहा है। अगर हम लोग ये बहुत सही, आराम बहुत। से खुशी से जो काम कर पा रहे हैं, ये सब आपके जो बेटे आज शहीद हो गए उन्हीं की वजह से कर पा रहे हैं। और या जो आज सीमा पर प्रहरी जो लड़ रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम कर पा रहे हैं, शांति से सो पा रहे हैं। तो आपसे महान कोई नहीं है। मैं यही दोबारा से मैं यही कहना चाहूंगी, किसी के गांव में कहीं आसपास हो तो उस परिवार को एक स्पेशल दर्जा दो, उनके माँ बाप के सामने जाओ, उनके पास थोड़ी देर बैठो, उनसे बात करो, उनसे हालचाल पूछ लो। उनसे इतना ही कह दोगे कि आप समझ लो हम तुम्हारे बेटे हैं या बेटी हैं, आप कभी किसी चीज की चिंता मत करना। वो तो उसी बात से पूरी जिंदगी भर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर देगा। सच में बहुत ये सब सुंदर चीजें बात। थोड़ा, तो अभी हनुमंता के हम लोग घर भी जाके आए थे, पास में इधर था, 1.5 घंटे की दूरी पे। अच्छा। टाइम ओके। जब वो गेलेसिर में शहीद हो गए थे, तो ऐसे हाँ करके, हाँ हाँ। तो ऐसे करके हम 200-300 लोगों को अभी बुला चुके हैं हम्म। और धीरे धीरे अभी प्रयास जारी है। बहुत ही सुंदर बात आपने बताई कि जो शहीद हो चुके होते हैं, जो शहीद होते हैं, वो तो निश्चित ही वीर होते हैं, लेकिन उनकी पत्नी वो वीरांगना होती है। और उस, क्योंकि वो एक, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए कि आप अपने पति को शहीद होने के लिए, आपको पता है कभी कुछ भी हो सकता है, फिर भी सीमा पर आप उनको भेजते हो। तो उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके पिता और उसकी बहनें, मतलब उसका पूरा परिवार ही एक्चुअली, वीरता का पदक जो है ना, सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए जो शहीद हुआ है, मैं कहती हूँ पूरे परिवार को मिलना चाहिए। जी, कलेजा तो उनका देखिए ना, जो कैसे खुशी कलेजा तो खुशी उनका कहती है। है कि आप जाइए, और बचपन से सोचती हैं कि मेरा बेटा, मतलब कहते हैं ना कि अपने घर के सूरज को देश का सूरज बना दिया। क्या ऐसे। बात है, सच में। और वो देश का सूरज अपने घर के दीपक को बनाती है, और वो सूरज बन के चमकता है और शहीद हाँ हो जाता है। तो ये उस माँ के कलेजे की बात है, माँ के दिल की बात है। कितना महान होता है वो दिल, जो कि अपने सही, पुत्र को शहीद होने के लिए, देश पर शहीद होने भेजता है। तो भेज एक्चुअली देते, कुछ शहीदों नहीं के लिए पता। तो जी बड़ी सुंदर मुझे वो याद आ गई कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे हाँ। लड़ने वालों का यही बाकी निशा होगा। लेकिन मैं कहती हूँ बाकी निशा वो नहीं है, चिताओं पर मेले लगना बाकी निशा नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि जो उनके घर के, जो परिवार के लोग हैं, हाँ, उनके साथ अगर हम अपना जीवन, थोड़ा सा भी जीवन के पल अगर उनके साथ देते हैं, थोड़ी सी भी अपनी खुशियां उनके साथ बांटते हैं, थोड़े से भी उनके गम हम अपने साथ ले लेते हैं, तो वास्तव में वो निशानी होती है। वास्तव में जो हमारे लिए शहीद हुए, जिसके कारण आपने कहा ना कि हम चैन की बंसुरी बजाते हैं, क्योंकि वो सेना पर हमारे लिए तैनात खड़े हैं, वो कहीं ना कहीं इसलिए सीमा हम पर हम। बच्चों को भी, जी, बच्चों को अगर बचपन से हम बताएं कि हीरो कौन है देश के, जी। असली हीरो कौन है, जैसे ही वो असली बड़े हीरो होते हैं हम कौन है? और चीजें सिखाते हैं, वैसे ही हमें सिखाना चाहिए कि ये देश के असली हीरो हैं। और सब तो अपना रोल अदा करते हैं और चले जाते हैं, पर ये जो असली में शहीद होते हैं, इनको खुद को नहीं पता कि आज गए हैं कल क्या होगा हमारे साथ। नहीं, बहुत बहुत सही, मतलब ये बात आपकी बहुत सोचने की है कि वास्तव में असली हीरो कौन है। ये जी, जो हम लोग पिक्चरों में जो अभिनेताओं को देखते हैं, वो तो एक कहा जाए कि एक अभिनय है। अभिनय, जी, उसमें उस अभिनय में कभी वो हीरो भी बनते, कभी नायक भी बनते, कभी खलनायक भी बनते हैं। लेकिन ये जो है, ये वास्तव में असली हीरो तो यही है। असली हीरो तो वो है जो आजादी की लड़ाई में शहीद हुए। असली हीरो वो है जो आज भी सीमा पर तैनात है और हम चैन की नींद सो रहे हैं।
तो वास्तव में बच्चों को इनका जो आपका जो ये संदेश है ना कि सब माओ को ये बताना चाहिए कि वास्तव में असली हीरो कौन है। लोगों को पता ही नहीं है कि भगत सिंह कौन थे, लोगों को पता ही नहीं है कि इतने सही शहीद जो हुए हमारी देश की आजादी में, उनके नाम भी हमें नहीं पता होते हैं। और हम आज के अभिनेताओं के नाम कहें तो हमें सारे पता होते हैं। तो वास्तव में हमें बताना चाहिए कि असली हीरो का मतलब क्या होता है। बहुत ही सुंदर आपने बात की। और आपका जो संस्कार तो हमें ही डालने हैं ना, बचपन से अगर हम उनको सिखाएंगे, उनको दिखेंगे, अगर हम एयरपोर्ट पे जाते कहीं भी जाते हैं तो हम अपने बच्चों को कि इनका ऑटोग्राफ लेकर आओ, इनका वो करो, तो और हम एक मुहिम छेड़ते हैं कि असली हीरो कौन है, सब लोग, बिल्कुल तो देश बिल्कुल के असली हीरो हैं वही हीरो है। असली हीरो तो ये है। और असली नहीं, हीरो असली मैं हीरो कहती हूँ उनका परिवार है असली हीरो। वो खुद भी सभी असली हीरो है और उनका पूरा परिवार हीरो है, है जी, जो कि सभी हीरो कितनी हैं। खुशी खुशी कहीं ना कहीं दिल में दर्द छुपा के, आंखों की नमी छुपा के अपने बेटे को, अपने पति को भेज देते हैं रणभूमि में। मालूम नहीं कि कल क्या होगा, रात कैसी बीतेगी, वो काली रात होगी, कितनी और काली वहां होगी, रहते, घर रहते रहते भी उनको कहाँ चैन रहता है, जब कहाँ कोई चल खबर रहे। नहीं आती, सीमा पे गोलाबारी होती है, एक खबर सुनते हैं तो वो तो दिन रात वैसे भी बेचैन ही रहते हैं। टहलते रहते हैं। और कितनी हाँ बार तो ये होता है ना कि आपको पता भी नहीं होता कि उनका हुआ क्या है। हाँ, यही कि आपको वो कोई, शरीर भी नहीं मिलता है, बात तो छोड़ दो आदमी की। तो जी ये जी सारी, और ये सारी चीजें जानते हुए भी वो माँ, वो पत्नी, वो बहन अपने भाई को जो भेजती है, उसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए। उनकी वीरता की तो मुझे लगता है कि शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते हैं। नहीं कर तो सकते, जी जी, वास्तव बस में उसको आपका सबको ये जो महसूस कार्य, करना चाहिए, मैं यही चाहती इस दर्द को सबको महसूस करना चाहिए। बहुत सही है, बिल्कुल महसूस करेंगे। आप इतना कुछ इस काम के लिए, इसके लिए कर रही हैं, जो कि मैं हमेशा सोचती थी कि ये दो चीजें मैं हमेशा सोचती थी। एक तो कैदियों के लिए मैंने 2-4 बार बात भी की थी, बोले जाने कौन देगा तुम्हें कैदियों के पास। जब मैंने अपने बच्चों से हूँ, बात की कि जल्दी से मुझे जाना है तो जाने कौन देगा। और सैनिकों के पत्नियों के लिए तो मेरे मन में हमेशा एक एक तड़प होती है, हमेशा एक बात होती है कि किस तरह से, मतलब मुझे लगता है संसार का इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता है कि आप अपने पति को खोते, इससे बड़ा दुख नहीं होता। और इतने तो वो वास्तव में बहुत वीर से, मतलब मैं कहूँ वीर से बहुत ऊंची चीज हो जाती है वीरता की बात उनकी। तो नहीं बहुत जी, जैसे सुंदर। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो किसी गांव में जाते हैं तो हमें सबसे पहले, मतलब मेरे को लगता है, मैं जब जाती हूँ तो ऐसे देखती, मैं पूछती हूँ कोई ऐसा परिवार है, ऐसा लगता है कि उनसे मिल के आए, थोड़ा मिले उनसे उनसे, मिल के आए, उनसे बिल्कुल बात करें कि कौन परिवार है, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, उनको बोले कि हम कितना गर्व करते हैं तो उनको कितना अच्छा लगेगा। जी। ऐसे ही जैसे बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास बैठ के सिर्फ बात ही कर लें तो वो कितने खुश होते हैं। बस बात बुजुर्गों को तो यही है कि जैसे आपने कहा ना आप अनाथालय भी जाती हैं, तो बुजुर्गों के साथ तो खाली थोड़ी सी बात भी कर लो ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक संतुष्टि मिलती है कि कोई है जो सुनने वाला है। तो बहुत ही सुंदर बात आपने बताई है। अब मुझे ये बताइए कि आपका जो परिवार है, आप इतना कुछ करती हैं, तो आपका परिवार किस तरह इसमें सहयोगी होता है? क्योंकि बिना घर के और परिवार के सहयोग के थोड़ा मुश्किल होता है ये सब कुछ करना। जी हाँ, नहीं हमारे परिवार का तो बहुत सहयोग है। जैसे मेरे पति, जैसे मैं शुरू में कवि सम्मेलन में जाती थी, तो हाँ। बच्चे जब छोटे थे तो या तो ऐसा होता था आसपास होता था तो ये साथ में जाते थे दोनों बच्चों को लेके, अच्छा। और नहीं तो फिर घर में रखते थे बच्चों को, उनके लिए खाना पीना बनाना सब करना। और अच्छा। जब साथ में जाते थे ना तो ये हमेशा मजाक करते थे, कोई कहता था कि अरे कितने लक्की हो, आपकी पत्नी कवियत्री है। तो हाँ। ये हमेशा ना एक, मतलब इनको थोड़ा हंसी मजाक करने की आदत है, हम्म। तो बोलेंगे कि जिसकी पत्नी कवियत्री हो उसको पता चलता है एक बार कि कैसे सही है। कैसे गुजरते हैं। तो बिल्कुल। बच्चों ने भी काफी सहयोग किया, सभी लोग मेरा बहुत सहयोग करते हैं, इसी की वजह से मैं कर पाती हूँ। हाँ, वही घर से अगर सहयोग हो तो काम इतना कुछ करना, गांव में जाना या सब कुछ करना तो बहुत अ, आसान हो जाता है थोड़ा। और इसके अलावा और कौन कौन सी संस्था है? जैसे कि आप वो इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल में आप ये महासचिव की भूमिका निभा रही हैं 2019 से, जी हाँ, तो वहां आप क्या कार्य करती हैं? वहां पर ये एक साहित्यिक संस्था है जिसका उद्देश्य है कि जो लुप्त होती भाषाएं और बोलियां उनको बचाने वाह, के लिए। बहुत तो सुंदर। इसके लिए ये मतलब कोई 53 राज्यों में सिर्फ महिलाएं ही अध्यक्ष हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, और फिर उन महिलाओं अध्यक्ष को ऐसे किया, पहले पूरे राज्यों की महिलाओं को अध्यक्ष बनाया,
फिर उन अध्यक्ष को बोला कि आप अपनी और 10-12 टीम तैयार करो, अलग अलग, मतलब एक एक बिल्कुल स्टेट वाइज, एक एक गांव वाइज, जिससे कि सब बिल्कुल लोग एक दूसरे का सहयोग कर सकें। सहयोग करें और जुड़े। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इतना सब कुछ करती हैं कि मुझे लगा कि अभी अगर आपसे पूछूं और किन किन संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और क्या क्या काम करती है, तो बहुत लंबी शायद लिस्ट हो जाए। तो थोड़े में अगर कुछ आप बताना चाहें इसके अलावा। जी, बस यही है, मैं सबसे यही सोचती हूँ कि हम्म। जो भगवान ने हमें दिया है, तो हमें कुछ ना कुछ लौटाना चाहिए और कुछ ना कुछ करना चाहिए, और जी अपनी तरफ से ईमानदारी से काम करना चाहिए जहां आप कर सकते हैं, और जी आपके साथ लोग भी जुड़ जाते हैं, सभी लोग। तो इसके बिल्कुल लिए मतलब बिल्कुल। ऐसी ऐसी जगह हम लोग ढूंढते हैं, जैसे अभी स्कूल में बच्चे हैं, तो हम्म हमारे यहाँ ऐसा था कि वर्कर्स जो काम करते हैं उनके हम्म बच्चे हैं, तो हम्म पहले क्या था कि एक क्लास मतलब एक स्कूल चलाते हैं, तो उसमें हम्म बच्चे मतलब पढ़ लें पहले। फिर हम्म हमने क्या किया कि उनके बच्चे जब 5 साल के हो जाते हैं, तो हम्म, फिर हम उनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं, जिससे ओके। कि वो बाद में कहीं भी जाएं तो उनके बच्चे आगे जाके एडमिशन ले सके। नहीं तो बहुत ज्यादातर अच्छी। होता है ना कि आपने एक संस्था बना दी और उसी में आपने पढ़ा दिया, बस ठीक है, पर तो फिर फिर वो उसके आगे आगे अगर आप कुछ नहीं पढ़ाएंगे तो फिर वो आगे एडमिशन नहीं ले करेंगे क्या पाएंगे। एडमिशन? हाँ करेंगे बिल्कुल क्या? बिल्कुल, बहुत जरूरी है आज के इस जमाने में, और कम्पीट करने के लिए बहुत जरूरी है। आसपास के जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए भी एक संस्था यहाँ पे चल रही है, हाँ JSW के तक। तो हाँ जी। मतलब इसके अलावा छोटी छोटी संस्थाएं बहुत सारी हैं जिनसे कि आप जुड़े हुए हैं और कुछ न कुछ समाज सेवा का काम उसके द्वारा आप करते रहते हैं। बहुत हाँ, हम सब बहुत जगह, सुंदर था। जैसे हमारे इसमें जैसे काफी हम लोग तारापुर, वासिद, महाराष्ट्र, कर्नाटक सभी जगह है, तो हर हम्म, जगह हम लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। करते जैसे रहते स्टार्ट कर दिया, वैसे फिर जैसे हम लोग इधर भी आ गए, तो हमारी जो लेडीज हैं वो उसी उस पे आगे सब वैसे ही चलती आगे रहती हैं, काम कि करती साल रहती में हैं। और एक बार आप वृद्धाश्रम में जाना, उनको बुलाना, उनकी जो हेल्प है वो करना। तो आज भी वो सारी चीजें वैसे ही चल रही हैं, जो एक बार सेट किया ना, वो मुझे बड़ी खुशी है कि सारी हमारी लेडीज है ना उस चीज को फॉलो कर रही है और वैसे ही चला रही हैं, कि जैसा आपने कहा वैसा सब चल रहा है। तो बहुत बहुत सुंदर बात है, क्योंकि आपने एक बहुत नेक और बहुत अच्छी दृष्टि से एक सुंदर उद्देश्य को लेकर आप आगे बढ़ी है ना। तो जब जब हमारा स्वार्थ नहीं होता है ना, निस्वार्थ भाव से जब कुछ होता है, तो जो लोग आते हैं वो भी फिर उस भाव में बह जाते हैं और वो करने लग जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात है आपकी ये पूरी साहित्यिक यात्रा और सामाजिक यात्रा, इतनी सुंदर यात्रा है कि मुझे इतना आनंद आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी एक कविता सुनना चाहूंगी, 16 साल वाली, क्रिकेट से। क्रिकेट के ऊपर मैंने कविता लिखी थी कि उस टाइम तो कमेंट्री होती थी, हम लोग सुनते थे, जी तो कमेंट्री सुनना भी बहुत वो होता था। मम्मी वगैरह कहती थी ना कि तुम जी लोगों को पढ़ना नहीं है क्या, क्या दिन रात सुनते रहते हो। उसी पे मैंने एक कविता लिखी थी जी जी जी। कि जब हमने कमेंट्री लगाई, हाँ। तभी हमारी मम्मी चिल्लाई, अच्छा। बेटी करनी नहीं पढ़ाई, हम्म अब हमारी मुसीबत आई, पास में रखी किताब उठाई और हम करने लगे पढ़ाई। हम्म मन तो हमारा लग नहीं रहा था, मजबूरी में आंख गड़ाई, बाहर से आवाज आई, चौका, हमारा संयम दे गया धोखा, रेडियो खोलने बहुत- को देखे मौका। पहले छोटे छोटे रेडियो हम अपने पास हाँ रखते थे, बिल्कुल बिल्कुल। हमने धीरे से रेडियो खोला, तो उस टाइम ना जो कमेंटेटर सुशील दोषी थे, तो मैंने उन्हीं का हाँ। नाम लिखा कि हम्म कमेंटेटर सुशील दोषी बोला, हम्म जीत के लिए चाहिए 2 रन, हम्म हमको लगा जैसे मिल गया चमन, हम्म तभी हम चौंके, आवाज आई, बंद करो रेडियो, क्यों मचाया शोर, पता हम्म। नहीं क्या सुनते हो, कर देते हो बोर, ये क्रिकेट भी जानने क्या बला है, क्या फेल होने की तुम्हारी सलाह है, क्रिकेट से होती कौन सी भलाई, बंद करके रख दिया रेडियो, शुरू कर दी हमने दोबारा से पढ़ाई, हमारी फिर से मुसीबत आई। ऐसे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत हास्य रचना भी थी ये, बहुत सुंदर थी। और क्रिकेट पर वो 16 साल की उम्र में जो एक बच्चा जो सोच सकता है, जी जी। और उसके बाद तुक भी अच्छी मिलाई है, सारी तुकांत, मतलब तुकांत के साथ आपने बड़ी सुंदर कविता बनाई है हास्य की। और मुझे पता नहीं था कि आप हास्य लिखती हैं। तो अब आप एक रचना और अच्छी सी सुंदर सी कोई भी रचना जैसी आप सुनाना चाहें। जी, मेरी ऐसे, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक अच्छी सी रचना सुनाती हूँ। अच्छा, जी जी बिल्कुल। आपने सभी ने देखा कि चंद्रयान जब वहां गया तो सफल नहीं हुआ, तो हाँ उस चीज को मैंने हास्य से मिलाया है
अरे तो वाह! आप देखिए, आप सब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा उसको कि हास्य से मैंने अरे कैसे मिलाया। कि ज़रूर। आपने हमेशा सुना होगा कि हर आदमी क्या कहता है कि चाँद सी दुल्हन हो, या चाँद जैसी मेरी मतलब वाइफ हो, या चाँद तारे तोड़ लाएंगे, ये कर लाएंगे। तो चंद्रयान ने भी यही सुना था। तो हुँ, उसको हुँ। लगा था कि बहुत अच्छा मौका है, मैं चाँद से मिलने जा रहा हूँ। जी। लेकिन हुआ क्या, उसके ऊपर अच्छा, देखिए ज़रूर। कि लोक लुभावन, सबका मन भावन चाँद, हुँ, चाँद सी दुल्हन हो, सब सपने यही सजाते हैं। हुँ, चाँद सी दुल्हन हो, सब सपने यही सजाते हैं। चाँद सी महबूबा हो, गीत यही गाते हैं। चंद्रयान ने कहा, फिर हम तुम्हारे हुस्न को देखने क्यों ललचाते हैं। तेरी एक झलक देखने को मन बेकरार, हुँ, एक तमन्ना है दिल में पूरी हो जाए। हुँ, बाराती से देशवासी देख देख हर्षाएं, सब खुशी से नाचे गाए। विश्व भी देख रहा था टकटकी लगाए कि हुँ, चंद्रयान की चांद से मुलाकात हो जाए। हुँ, 7 सितंबर को वह शुभ घड़ी आई, मुझको तुम्हारी एक झलक भी दिखाई। उनको एक झलक दिखाई दी, हुँ, लेकिन हुँ, क्या हुआ देखिए हुँ। कि मुझको तुम्हारी एक झलक दी दिखाई, लेकिन जो मेरी कल्पना में थी तस्वीर, उसके विपरीत तुम नजर आए। आपने देखा था ना जो चांद दिखाया था वो कैसा था, हाँ। तो उसके विपरीत तुम नजर आए। हाँ। देखते ही तुम्हें मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पता ही नहीं चला मैं कैसे नीचे आ गया, और सबके सपनों के साथ मेरे अरमान भी टूट गए। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत ही खूब। तो कहाँ चाँद, कहाँ चंद्रयान और कहाँ सपने, आपने कितनी सारी चीज़ों को जोड़ कर के बड़ा खूबसूरत हास्य बनाया है, बहुत ही सुंदर। तो आपकी गंभीर कविताएँ बहुत सारी सुनी थी, आज हास्य की कविताएँ भी सुनी और मैं देख रही हूँ कि आपने 16 साल से ही हास्य शुरू कर दिया था। तो आज जी तक हाँ, आप हास्य हास्य से, कर रही हैं। हाँ हाँ हाँ। जीवन में हास्य भी बड़ा ज़रूरी है एक्चुअली। बहुत गंभीर वाली कविताएँ, सामाजिकता, इतनी सारी समस्याओं के बीच में हँसी के 2 क्षण बड़े ज़रूरी हो जाते हैं। तो हास्य के साथ बहुत व्यंग्य के साथ ही हास्य मैं लिखती हूँ कि मतलब उसमें दोनों का वो रहता है ना ऐसा। दोनों का तो मुझे लगता समावेश है हो कि जाता है, हास्य और व्यंग्य का। बहुत जी सुंदर। हाँ। तो कुछ और सुनाना चाहेंगी या आप अब जो नए जो रचनाकार हैं या नए जो लेखक हैं, नए जो कवि हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? जी हाँ। जी, नए रचनाकार और सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे जी। ऐसे तो आप कैसी भी स्टार्टिंग में मतलब शुरू में आप कैसी भी कविताएं लिखनी शुरू कीजिए। आप हुँ, जो लिखते हैं अपने भाव अपने पेज पे उतारिए। फिर हुँ। धीरे धीरे एतुकांत लिखती है, तुकांत लिखती है, जैसा भी लिखिए आप लिखते जाएंगे। और मैं सबसे बड़ी जरूरी चीज मैं ये कहूंगी, आप अच्छा साहित्य पढ़िए। अगर क्या आप अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, कि ऐसी वैसी किताबें नहीं, अपने जो बड़े बड़े हमारे जो लेखक हुए हैं उन सबका अगर आप अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, तो पढ़ते पढ़ते ही आपको बहुत सारे भाव ऐसे आएंगे कि आपको लगेगा कि हम ये सब लिख सकते हैं। और फिर जब बहुत आसपास की घटना होगी, जब आप धीरे धीरे लिखना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपको ही लगेगा कि मैं एक कवि बन गया, मुझे तो पता ही नहीं कब मैंने लिखना शुरू कर दिया। और तो कब मैं यही कवित्री कहना बन चाहूंगी कि गई। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा साहित्य पढ़िए, आप उसको समय दीजिए, और तभी आप अच्छा साहित्य भी लिख पाएंगे। और आप देश के लोगों से क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि ये तो रचनाकारों की बात हो गई। आप किस तरह से हम आगे बढ़ें समाज सेवा के लिए या जिस भी क्षेत्र में हमें कैसे रहना चाहिए और क्या करना चाहिए? आप जी आपकी तरफ से क्या संदेश हो सकता है लोगों जी, के मैं लिए, देश के लेखकों लोगों के के लिए सबसे यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए। ये नहीं है कि जैसे बोलने को तो सभी बोल देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ देश के लिए या वो कर रहा हूँ ऐसे, पर जो बात जैसे अभी लोग कहते कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, तो जैसे शुरू शुरू में मैंने भी कुछ भी काम शुरू किए तो कुछ कुछ चीज टिप्पणी जरूर आएंगी, कुछ करने की कुछ नहीं कर। आप ये कहिए, आप अपनी आत्मा से सोचिए कि मैं ईमानदारी से अच्छा काम कर रहा हूँ, आप करते जाइएगा। मेरा ये कहना है कि जो हम बात करते हैं वो अपने विचारों में ढालें, जो लिए। हम कहते बहुत हैं वो विचारों में ढालें। तो जो हम कहते हैं हम हमेशा अच्छा ही कहते हैं, पर जो हम्म, कहते हैं वो हम खुद विचारों में ढालेंगे, सबको विचारों में ढालने बहुत को बोलेंगे, तो हम अपने आप सब कुछ सुधर जाएगा और देश भी सुधर जाएगा। उसमें कहने बहुत की बात बहुत नहीं है। जो आज हमारे शहीद हुए हैं, वो अगर स्वर्ग में देख रहे हों, तो उनको ये नहीं लगे कि जो हमारे देश की हालत हो रही है, तो वहां स्वर्ग में बैठे लोग कहें कि यही तुम्हारा देश है,
जिसके लिए तुम जान गंवा के इतनी छोटी उम्र में यहाँ आ गए थे, वो ये कहें कि हम गर्व करते हैं उस देश पर जहां तुम जान गंवा कर यहाँ आए थे। तो वो काम हमें करना है। अगर चाइना का माल नहीं अपनाना है तो हम कम से भी काम चला सकते हैं, अब नहीं अपनाना है। विदेशी चीज अगर हमें अपने स्वावलंबन बनना है तो बनना है, क्या है थोड़ी कम चीज ले लेंगे, थोड़ी ज्यादा, जरूरी नहीं कि हमें उतनी ही चीजें चाहिए। दूसरा मैं चाहती हूँ, मेरे को ना सबसे बड़ी चीज का ये जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग दिखावा मत कीजिए। जो आपके पास है, जितनी आपकी चादर है आप उतना ही खर्च करिए और खुश रहिए। अपने बच्चों के लिए कर्जा छोड़ के मत जाइए इस बात में कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचते हैं, ये बात कभी मत सोचिए। जैसे हो वैसे रहिए, खुश रहिए। आप खुश रहिए ना, आपके बच्चे खुश रहेंगे। दूसरी दुनिया तो एक बार बोलेगी और चली जाएगी। तो मेरा सबसे यही कहना है, जो है हकीकत में रहिए सब लोग। जी। बहुत सुंदर बात कही आपकी, ये दोनों बातें बहुत सुंदर हैं। सबसे बड़ी बात तो रचनाकारों के लिए कि अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं, अच्छे कवि या लेखक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले तो अच्छी किताबें पढ़िए। अच्छी किताबों का मतलब है साहित्यिक किताबें। जो बड़े बड़े साहित्यकार हमारे हुए हैं ना, अगर हम उनके साहित्य को पढ़ते हैं तो हमारे पास शब्द भी बहुत हो जाता है, शब्दकोश भर जाता है, और भावनाएं भी किस तरह से हमें व्यक्त करनी है, किस तरह से हम उसको, जब किसी चीज को देखते हैं तो जो भावनाएं आती है उसके साथ शब्द अपने आप पीछे पीछे चले आते हैं। तो एक तो रचनाकारों के लिए, और दूसरी आपकी ये बहुत सुंदर बात लगी, जो मध्यम वर्गीय परिवार है। आज मध्यम वर्गीय सबसे ज्यादा पीसा जाता है। अभी कोरोना काल है तो एक और बड़ी समस्या हो गई है, लेकिन हम दिखावा नहीं छोड़ते हैं। हम मांग करके खर्च कर लेंगे, मांग के पहन लेंगे, मांग के खा लेंगे, लेकिन सबके सामने हमें ये नहीं बताना है कि हम मध्य वर्गीय या हमारे पास कम है। तो ये जो लोग क्या कहेंगे वाली बातों से हमें बाहर निकल जाना चाहिए, और जितना है अपनी चादर जितनी हो उतनी ही पैर पसारे। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाना चाहिए, और आज आपने उसी बात को वापस किस दोहराया है। चीज में है बताइए। बहुत 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 सुंदर बात आपने ये कही है। तो बहुत अच्छा लगा लता जी आज आपसे बात करके। कहीं ना कहीं मुझे लगा, हाँ, 1 मिनट थोड़ा सा लगता है, बीच में थोड़ी सी